बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानी के मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो इसके साथ ही नावल की इब्तिदा करते हैं। रास्ता सीधा हो तो फ़ैसला आसान हो जाता है। वो भी अपने रास्ते के खदोखाल परख नहीं पाया था, मगर गुज़िश्ता कुछ दिनों से उसके तमाम रास्ते नवीरा की सिमत जा रहे थे। वो कुछ भी सोचने के लिए बैठता था तो सोचें भटक कर नवीरा के ख्यालों की तरफ मुड़ जाती थी। ऑफिस के बाद वो नवीरा की कॉलोनी की गलियों में से होता हुआ गुजर जाता था। नवीरा को देखकर उसे लगा था जैसे वो आईना देख रहा हो। कोई उस जैसा बदहाल, कोई उस जैसा नाखुश भी था। वो सुस्तरीन स्पीड से ऑफिस के करीब वाले एटीएम के सामने से गुजर रहा था। जिंदगी में कोई बात करने को मिल जाए तो कितनी ढारस हो जाती है। वो अम्मी से बात करने लगता तो वो सिंदुस को याद करके रो देती। उल्टा उसे उन्हें चुप कराना पड़ता था। अतिया आपी और महक भाभी उसे ऐसे दिखती जैसे कह रही हों कि मर्द बनो। दोस्त उसकी बातों से आवाज़ार हो गए थे। उसे लग रहा था कि नवीरा उसे समझेगी और वो उसका दर्द हल्का कर देगी। उसने गाड़ी उल्टे सीधे रास्ते पर मोड़ ली। अक्सर भटक कर मंजिल मिल ही जाती है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। कार वर्कशॉपों की लाइन लगी थी और उनके इर्द गिर्द पार्किंग मिलना महाल थी। इसी रश में उसे उड़ता दुपट्टा समेटती तेजी से मेन रोड की तरफ जाती हुई नवीरा उसे भी नजर आ गई थी। पहले उसे लगा उसका गुमान है, मगर उसने गुमान में भी नवीरा को ऐसा बुखलाया वो तसव्वुर नहीं किया था। वो एक तरफ से दुपट्टा खींचकर सीधा कर रही थी, नतीजतन दूसरी तरफ से दुपट्टा जमीन को छूने लगा था। आज़म ने रफ्तार बढ़ा दी और इसके सामने जाकर खड़ी हो गई और इसके सामने जाकर गाड़ी रुकी। आप यहाँ, खैर तो है? वो गाड़ी से उतर कर आया था। कार का एसी ठीक करवाने आई थी। नवीरा की पेशानी पसीने से तर थी। वो रेशमी दुपट्टा बार बार फैला रही थी और दुपट्टा फिर फिसल रहा था, जिससे वाज़ेह था वो सर ढकने की आदी नहीं है। उसका इस्तराब आज़म ने पल में भांप लिया था। इस जगह ये तो कोई अनाड़ी आदमी है। यावर भाई को मैं अपने मैकेनिक का नंबर दे देता हूँ, एतबार वाला आदमी है। आज़म ने पेशकश की। भाई को मत बताइएगा, मैं मैनेज कर लूँगी। नवीरा कभी मोबाइल देख रही थी, कभी सड़क पर भागती गाड़ियाँ। आज़म तो डिटाई से उसके दुपट्टे से ढके कान से मुखातिब था। उसका बस चलता तो वो आज़म को कब का छुमंतर कर देती। आज़म चंद लम्हे खामोश रहकर उसे देखता गया। बेशक उसने बहुत मुश्किलें देखी थी, मगर वो महफूज चार दीवारी की आदी थी। उसके हाथ माते, हत्ता के पाँव की रंगत भी एक सी थी, जबकि घर के बाहर जिम्मेदारियां निभाने वाली लड़कियों के पाँव या हाथ ज़रूर चेहरे से मुख्तलिफ रंग के हो जाते हैं। आप यावर भाई को बख्ताए बगैर आई हैं? आज़म एक और नतीजे पर पहुंचा था। अब की बार नवीरा ने सर झुका लिया था। मैकेनिक ने कहा था 20 मिनट का काम है। आप कह रहे बैटरी में भी मसला है, पंक्चर भी लगाना है। मैं घर जा रही हूँ, कल ले लूँगी। नवीरा टेंशन में सवारी वाले रिक्शे को हाथ के इशारे से रोकने लगी। आपको यावर भाई को बता देना चाहिए था, मर्द ये मामले बेहतर हैंडल कर सकते हैं। यावर ने आज़म ने नहायत ही धीमे लहजे में कहा था। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं हो सकता। अपनी जिम्मेदारियां मुझे अब खुद उठानी सीखनी है। नवीरा ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा था। वो मैकेनिक आपको बेवकूफ़ बना रहे। एक छोटे मसले के साथ 4 और जोड़ दिए ताकि उसकी दिहाड़ी बन जाए। आज़म ने मज़ीद समझाया। नवीरा का रिक्शा रोकता हाथ रुक गया था। उसने हाथ पहलू में गिरा लिया। मुझे लगा था, मगर चाबी उसको दे दी थी, अब क्या कर सकती थी। नवीरा ने मैकेनिक की चर्ब जुबानी याद करके बेबसी से हाथ मिले। मतलब आपको अच्छे बूढ़े की पहचान है? आज़म को कुछ तसल्ली हुई। आदमियों का जहन पढ़ना कौन सा मुश्किल काम है। हर आदमी औरत को कठपुतली की तरह उंगली पर नचाना चाहता है। औरत अपनी मंजिल तय कर रही होती है, बाद में इल्म होता है कि उसकी रस्सियां तो किसी और के हाथ में थी। नवीरा ने आज़म और यावर की मिली भगत याद करके कहा। आज़म को धचका लगा था। उसने तो हर तरह से उसकी मदद ही की थी। नवीरा सर झुकाकर फुटपाथ पर पैर घसीटती हुई दूर जाने लगी। शायद आगे से कोई सवारी मिल जाए। आज़म इस बार उसे जाने नहीं देने वाला था।
आज़म ने तेज़ी से चंद कदम लिए और नवीरा के सामने फुटपाथ पर एक बड़े छोटे पत्थर को हाथ में उठाकर दूर फेंक दिया। मैंने आपका रास्ता आसान बनाने की कोशिश की थी। आपकी ज़िंदगी पर कब्जा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वो रास्ते में हायल हो गया था। इसीलिए आपने भाई से वो रिश्ता भेजने पर गुस्सा करना चाहती थी, मगर वो सामने खड़ा था तो ये सोचकर भी वो सुर्ख हो गई थी। जिनमें अपनाने का हौसला होता है, घर के बड़ों से वही बात करते हैं। आज़म की समझ से बाहर था कि ये बात उसके खिलाफ क्यों कर जा सकती है। आप इतनी जल्दी सुंदस को भूल गए? नवीरा आग बगोला हुई। आज़म को झटका लगा था। उसे तो वो नवीरा याद थी जिसने सब्र किया था और फिर हिम्मत की थी। वो तो खुद ही भूल ही गया था ये सुंदस की नवीरा थी और वही रहेगी। वो टीवी भी देखती थी तो साथ चलगोज़े छीलती रहती थी ताकि रात को खाने के बाद आप खा सकें। एक दो चलगोज़ों की बात नहीं है, उसके नाखून दुखने लगते थे। नवीरा आस्तीनें चढ़ाकर लड़ पड़ी थी। आज़म को हंसी आई। सुंदस मूंगफलियां भी छीलती थी, लेकिन उसने सस्ती चीज़ का जिक्र गोल कर दिया था। मेरा मकसद सुंदस से बेवफाई करना बिल्कुल भी नहीं है। जाने वालों के साथ वफा निभाने के तरीके और होते हैं। आज़म ने समझाना चाहा, लेकिन आगे कुआं पीछे खाई थी। वो अपनी ख्वाहिश को जो भी अल्फाज दे देता, नवीरा को बुरा ही लगता। मेरे भाई से रिश्ते की बात करने का क्या मतलब है? क्या आप मुझ पर तरस खा रहे हैं? नवीरा ने फिर सवाल दागा। खुद को मजलूम जाहिर करने का शौक़ आपको होगा, मुझे नहीं। मैं अपनी ख्वाहिशों को समझता हूँ और ज़रूरत से इनकार नहीं करता। आज़म को गुस्सा आया। मैं खुद को मजलूम साबित नहीं कर रही। नवीरा ने पर्स ठीक करते हुए नज़र फेर ली। तो ये सब क्या है? आपका भाई आपके साथ रहता है ना? और ना भी हो तो कोई मुलाजिम, कोई पुराना ड्राइवर तो होगा जिसको आप मैकेनिक के चक्कर लगाने के लिए बुला सकती हैं। आपने मदद मांगी हो और आगे से इनकार हुआ तो ये अलग बात है। आपने मदद मांगी ही नहीं क्योंकि आप खुद अजियती की कोई मिसाल कायम करना चाहती हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं खुश होना चाहता हूँ और मुझे इससे इनकार नहीं है। आज़म ने फिर बगैर लिहाज के बोल दिया। आपकी शादी सुंदस से हुई थी। आपकी उस रिश्ते से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं शादी का सोचूं भी तो मेरा दम घुटता है। नवीरा ने संजीदगी से जवाब दिया। आज़म जवाब में कहना चाहता था कि वो उस अजियत को ख़त्म करने का इरादा रखता है, मगर कह ना सका। बाहर निकला करें, ज़िंदगी में घुटन काम होगी। चलें, आपको घर छोड़ दूँ। आज़म एक बार फिर उसे मंजिल तक पहुँचाने को तैयार था। थैंक यू, मैं चली जाऊँगी। नवीरा ने तेज़ी से पाँव घसीटे तो नाहमवार फुटपाथ पर 3 कदम बाद ही उसे ज़बरदस्त ठोकर लगी। वो घुटनों के बल नीचे गिरी। उसकी हथेलियों ने उसे गिरने से बचाने की कोशिश की और छिल गई। आह! उसने बहुत ज़ब्त किया था, मगर चीख निकल ही गई थी। आप ठीक हैं? ये जगह पैदल चलने के लिए नहीं है। उठे, सामने फार्मेसी है, मैं आपको बैंडेज ले देता हूँ। आज़म पास ही खड़ा था। नवीरा खुद ही उठी थी। उसका सर चकरा रहा था। वो धुंधला देखती हुई आज़म के पीछे फार्मेसी की तरफ चल दी। उसके हाथों और घुटनों से टीसें उठ रही थी। उसमें इनकार करने की हिम्मत ही नहीं रही थी। वो फार्मेसी के स्टूल पर बैठ गई थी। आज़म ने उसे जूस लाकर दिया था, फिर बैंडेज लाकर दी थी। काउंटर के पीछे मौजूद लड़की खुद ही उसकी मदद को आ गई थी। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, यही रहेगा। आज़म ने हदायत दी और चला गया। नवीरा के आसान बहाल हुए तो अपने गिर जाने पर खूब शर्मिंदगी हुई। 15 मिनट बाद आज़म वापस आया था। उसके पास नवीरा की गाड़ी की चाबी थी। एसी मैंने ठीक करवा दिया, बाकी सब उसे मना कर दिया, वो कहीं और दिखा लीजिएगा। अब एहतियात से चलिए। उसने चाबी नवीरा के सामने लहराई। थैंक यू। नवीरा से की रिंग पकड़ते हुए बस यही कहा गया। वो वैसे पाँव घसीटते हुए गाड़ी में बैठकर चली गई और आज़म रास्ते के पत्थरों को ठोकर मारता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। शाम को उसे एक फैंसी चॉकलेट का डब्बा मौसूल हुआ था जिस पर गेट वेल सून लिखा था। बगैर नाम के भी वो जानती थी कि आज़म ने भेजा है। वो कहता है, मुझे खुद अजियती का शौक़ है। सोचते हुए उसने खींच कर डब्बे का रिबन उतारा। हाँ है, क्योंकि मैं खुश होंगी तो दुनिया उंगली उठाएगी कि बसना ही नहीं चाहती थी। उसने नाखूनों से खुरच कर टेप उतारी। उसके अंदर बाहर तक ठंड पड़ गई थी।
اور یہ کہنے والا ہے کون؟ جو سندس سے میری برائیاں کرتا تھا۔ وہ خود یہی سمجھتا تھا کہ میں آوارہ ہوں اور اس کی بیوی کو بھی ورگلا رہی ہوں۔ وہ باواز بلند اعظم کے خیال سے لڑ رہی تھی اور ایک کے بعد ایک چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ پھر الفاظ ختم ہو گئے تو وہ چاکلیٹ چبا چبا کر اپنا غصہ نکالتی رہی۔ چند گھنٹوں میں پورا ڈبہ خالی تھا۔ امی، اعظم کے کپڑے بھی دھوبی کو دے دوں؟ یہ ہاتھ سے دھلنے سے تو رہے۔ ماریا بھابھی اپنی بات منوانے کے لیے کھونٹی پر لگے کپڑے اتار لائی تھی۔ واشنگ مشین چند دنوں سے خراب تھی۔ ماریا بھابھی چاہتی تھی نئی آٹومیٹک مشین لے لی جائے، جبکہ امی بضد تھی کہ اس کو ہی ٹھیک کروا لیا جائے۔ انہیں آٹومیٹک سے ازلی چیڑ تھے۔ ماریا جب بھی ضد کرتی، امی سکینہ کے ہاتھ کی صفائی کے قصے سنانے لگ جاتی۔ سکینہ کی ہی محنت تھی جو کپڑے رگڑ کر دھوتی تھی۔ مشین نے کہاں صابن لگا کر برش مارنا ہے۔ آج دے دو، میں بھی فون کرتی ہوں، الیکٹریشین شام میں آ کر ٹھیک کر دے گا۔ امی بھی مشین آخری دم تک چلانا چاہتی تھی۔ ماریا بھابھی نے پینٹ کی جیبیں دیکھی، 2 سکے اور ایک رسید نکلی تھی۔ یہ کیا ہے؟ امی نے آگے ہو کر کاغذ پکڑا، کہیں ATM کی رسید نہ ہو۔ خواہ خواہ ماریا کو نظر آئے گی۔ پھر کاغذ دیکھا تو اس کے کونے پر رنگین پھول اور تحفے بنے ہوئے تھے۔ تحفے کی رسید ہے۔ اعظم بھائی نے کسی نویرہ کو چاکلیٹ کا ڈبہ بھجوایا ہے۔ ماریا بھابھی نے گردن اکڑا کر رسید پڑھ لی تھی۔ ہیں؟ امی نے اینک لگا کر دوبارہ پڑھا۔ لکھا تو یہی ہے، اعظم ایسا نہیں ہے، یاد نہیں ہم نے سندس کو پسند کیا تھا، اعظم ہمارے فیصلے پر کیسے آرام سے مان گیا تھا۔ امی نے وضاحت دی۔ ماریا بہو تھی، سو پرائی تھی، بیٹے کی حرکت اسے کیوں دکھائیں؟ اللہ کرے امی کہ آپ غلط ہوں، اعظم بھائی کو کوئی پسند آ جائے، وہ اپنا گھر بسا لیں، ہم سب کے لیے بھلائی ہے۔ ماریا بھابھی نے سیدھا تبصرہ کیا اور کپڑے شاپر میں ڈالنے لگی۔ ان کی بات امی کے بھی دل کو لگی تھی۔ یہ نام بہت سنا سنا سا لگتا ہے، نویرہ۔ جب ماریا بھابھی دوبارہ آئی تو امی نے انہیں سے پوچھا۔ ضرورت میں بہو یاد آتی تھی۔ سندس کی سہیلی تھی، وہ دبلی پتلی، یاد ہے؟ اس کا نام نویرہ تھا۔ ماریا بھابھی نے ذہن پر زور دے کر جواب دیا۔ ماریا بھابھی تو کاموں میں لگ گئی۔ امی نے سندس کی امی کو فون کر کے مزید معلومات لے لی۔ فون نمبر نہیں لیا تھا کہ ان کے ارادے معلوم نہ ہو جائیں، لیکن گھر کے تمام رستہ سمجھ لیا تھا۔ شام میں نویرہ کا حال چال پوچھنے کے بہانے وہ اور ماریا بھابھی چکر بھی لگا آئی تھی۔ امی، یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے تو بتانا تھا نا۔ اعظم شرمندگی سے گڑا جا رہا تھا۔ وہ دفتر سے گھر آئے تو معلوم ہوا کہ امی گھر پر نہیں ہے۔ اب ان کی واپسی ہوئی تھی تو یہ قصہ سننے کو ملا تھا۔ میں کون سا رشتہ لے کر گئی تھی؟ صرف دیکھنے گئی تھی کہ کیسی لڑکی ہے، گھر بار کیسا ہے۔ یہ تھوڑی بتایا کہ وہ تمہیں پسند ہے۔ ہم تو سندس کی باتیں کرتے رہے۔ امی نے بڑی تیزی سے اپنا دفاع کیا تھا۔ 4 گھروں سے پوچھا، یاور کا گھر کون سا ہے، پھر گھر ملا۔ ماریا بھابھی نے کہا۔ وہ میٹھے ٹوسٹ کے لیے انڈا پھینٹ رہی تھی، بچوں کو بھوک لگی تھی۔ آپ نے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ مجھے پسند ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ شرمندہ ہو گیا تھا۔ اچھا، تمہیں پسند نہیں ہے؟ لڑکی کی بھابھی تو کہہ رہی تھی کہ لڑکی کی طرف سے ہاں ہے۔ امی نے تھوڑی کھجائی۔ کیا؟ اعظم کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کس چیز کی ہاں ہے؟ اعظم کا سانس تھم گیا۔ شادی کی ہاں ہے۔ جب میں نے اس کی بھابھی کو تسلی دی کہ کیا ہوا جو پہلی بار صحیح جوڑ نہیں ملا، ہمت کرے اگلی بار کوئی پلکوں پر بٹانے والا ملے گا جیسا میرا اعظم ہے، تو کہنے لگی یاور کی بھی خواہش ہے کہ ان کی بہن کو کوئی اعظم جیسا مل جائے۔ اب تو نویرہ بھی تیار ہے۔ مجھے لگا تم لوگوں کے آپس میں کوئی بات ہوئی ہوگی۔ امی گھٹنے سے لانے لگی۔ آج کی مشقت گھٹنوں پر کافی گراں گزری تھی۔ اعظم کا دل ہر لفظ کے ساتھ مد و جزر سے گزر رہا تھا۔ تو یعنی نویرہ مان گئی تھی۔ لو، ہم نے رازداری سے پتہ لگوایا اور جاسوسی سے لڑکی دیکھنے گئے۔ پہلے اعظم بھائی سے تو پوچھ لیتے کہ انہیں لڑکی پسند بھی ہے کہ نہیں۔ خواہ خواہ وقت برباد کیا۔ ماریا بھابھی کے بچوں کا کھانا لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں افسوس ہو رہا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے نویرہ پسند نہیں ہے، اعظم فوراً بولا۔ امی اور بھابھی دونوں نے نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ لڑکی تو اچھی ہے، لیکن وہ مان کیسے گئی؟ اعظم نے اونچی آواز سے سوچا۔ لو، میرا بیٹا اتنا شاندار ہے، اونچا لمبا، وہ کیسے نہ مانتی؟ آج کل تو شریف لڑکوں کا فقدان ہے، امی بولتی گئی۔
आज़म को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि नवीरा मान गई है। आज़म ठीक कहता था, उसे खुद अजियत ही पसंद थी। खुद को अजियत देकर वो दूसरों को परेशानी से बचा सकती थी तो क्या बुरा था। उसकी शादी हो जाती तो यावर भाई खुशी महसूस करते। वो अल्लाह से यही तो मांगती थी कि उसे आहद की बराए नाम बीवी बनने से बचा लिया जाए। जिंदगी ने उसे वहाँ से निकाल लिया था, अब जिंदगी उसे आज़म की बीवी बनाना चाहती थी, तो बदले में ये तो वो कर ही रही सकती थी। भाई ने उससे पूछा था तो उसने कहा था जो आपकी मर्जी। अगले ही दिन आज़म की अम्मी और भाभी आ गई थी। उसे अच्छी लगी थी, उसने जवाब नहीं बदला था। फिर बकायदा रिश्ता आया था। घर वाले हाथ पर पैसे रख गए थे। आज़म ने बहाने से चंद एक बार फ़ोन किया था। नवीरा ने किसी को जाहिर नहीं किया कि वो खुश नहीं है, बल्कि समझौता कर रही है। उसके लिए यही काफ़ी था कि वो नाखुश भी नहीं है। नाखुश होना और अजियत में होना वो आहद के घर छोड़कर नहीं आई थी। वो आजमाइश तो अब भी उसके मुंतज़िर थे। जब मुख्तसर से निकाह की तकरीब में रुखसत होकर वो आज़म के घर आई थी, तो अजियतों ने नए सिरे से उसके घर गिर्द मुंडलाना शुरू कर दिया था। मेरे मियाँ को छुट्टी मिलती है तो कहते हैं दुबई चलो या बहरीन। उनके वालिदैन के गुजर जाने के बाद उनको पाकिस्तान आने में दिलचस्पी ही नहीं रही है। लेकिन मैंने कहा मेरे भाई की शादी है, मैं हर सूरत में जाऊंगी। अतिया आपी घरेलू फंक्शन में भी साड़ी पहनकर 5 स्टार की नोयत का तैयार हुई थी और खुशी से शादियाने बजा रही थी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वो नवीरा के साथ सोफे पर बैठ गई थी। आज़म बाहर लाउंज में था जहाँ कुछ बुजुर्ग आए हुए थे। वो इस मामले में पुराने ज़माने का था। महफिल में भी अपनी निकाही बीवी के बगल में नहीं बैठता था। बाजी ने करीब मौजूद गिफ्ट बैग से एक स्याह चकोर डिबिया निकाली और जोर लगाकर खोला। इसमें घड़ी थी, सफ़ेद रंग के डायल वाली चकोर घड़ी। नवीरा सुर्ख होगी, शर्म से नहीं शर्मिंदगी से। बिल्कुल ऐसी घड़ी अतिया बाजी ने सुंदस को भी दी थी। उसकी मंगनी पर कुछ दिनों की भूली हुई सुंदस उसको याद आ गई थी और बहुत बुरी तरह याद आई थी। किसी की दुआओं का असर था कि बात पक्की होने के बाद उसे सुंदस याद ही नहीं आई थी। उसे अपने अबू बहुत याद आते थे, अपनी अम्मी याद आती थी, किसी मनहूस घड़ी में आहद भी याद आता था। मगर सुंदस जहन से निकल गई थी। वो अब याद आई थी जब पानी सर से ऊपर हो गया था। ओह यू आर ब्लशिंग, लगता है बहुत पसंद आई है, बाजी ने कहका लगाकर कहा था। उसने सुनहरी कैरियों वाला सफ़ेद गाउन पहन रखा था, पर्ल्स का जेवर और उसकी बेदाग जिल्द। वो बिलाशुबा बहुत हसीन लग रही थी, मगर उसका इस्तराब सब देख सकते थे। फोटोग्राफर को कहा है बाहर फेरी लाइट्स के साथ तुम दोनों की कुछ तस्वीरें खींचते। तुम दोनों तो बिल्कुल ही नालायक निकले। ना फोटोशूट बुक करवाया, ना ही हनीमून। मुझे पहले आना चाहिए था, खूब धूम धड़का करती। इतनी प्यारी भाभी मिली है मुझे। अतिया बाजी ज़्यादा चहक कर उस शादी को नॉर्मल बनाना चाह रही थी। वो नवीरा को लेकर लॉन में आ गई, जहां दोपहर में गालबन सहरा बंदी हुई थी। सफ़ेद कपड़े के ऊपर नन्हे कमकमे लगे थे। मैं आज़म को भेजती हूँ, फोटोग्राफर को भी। वो साड़ी उठाकर संभाल कर चलती हुई अंदर चली गई। कुछ कमकमे पीछे पौधों में भी लगे हुए थे। नवीरा उन्हें देखते हुए लॉन की पिछली तरफ निकल गई। मेरी सास दोपहर में सोती हैं तो कोई लॉन में पर भी नहीं मार सकता। हर आवाज़ उनके कमरे तक जाती है और डिस्टर्ब करती है, सुंदस ने कभी कहा था। नवीरा ने निगाह उठाई। सामने यकीनन आज़म की अम्मी के कमरे की खिड़की थी। खिड़की खुली हुई थी और आवाज़ें आ रही थी। शुक्र खुदा, मेरे बेटे ने खुद ही फैसला कर लिया, वरना उसके गांव में मुझ सफ़ेद सरवाली का खून खुश्क था। अम्मी थक गई थी, इसलिए जाकर लेट गई। लंबी पतली है, मगर रंग सुंदस जैसा सुर्ख नहीं है, न ही नवीरा में उस जैसी चहल पहल है। मारिया भाभी अम्मी की कमर पर बाम लगा रही थी। उन्होंने अपनी प्यारी देवरानी को याद किया। सुंदस तो कहती थी उसकी पक्की सहेली है, फिर मिजाज में इतनी मुखलिफ कैसे है। अम्मी ने कमर के दर्द के बायस आह भरी। जब से उसकी बात हुई थी, किसी ने सुंदस का नाम तक नहीं लिया था। उसे लगता था वो भी उसकी तरह उन यादों को पसे पुश डाल चुके हैं, मगर वो सब सुंदस को पहले से ज़्यादा याद कर रहे थे। चुप कर, कमरे में बंद होकर, तो कभी सरगोशियों में। ये नवीरा की शादी की तकरीब नहीं थी, सुंदस की यादों की बारात थी। मुझे तो डर है वो सुंदस की सहेली इसलिए ब्याह कर लाया है ताकि सुंदस को खुश कर सके।
اس نے سندس سے کئی وعدے کیے تھے جو پورے نہیں کر سکا، اب آخری وعدہ پورا کر دیا۔ وہ بھی تو نویرا کو اس گھر میں لانے کے لیے نکلی تھی نا، ماریا نے یاد کروایا۔ سہیلی سے بڑی سوتن کوئی نہیں ہوتی، اب ان باتوں کا ذکر مت کرنا، میں اعظم کو بھی سمجھاؤں گی، امی نے کہا، پھر رخ بدلا اور سیدھا لیٹ گئی۔ کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ دھماکے تو نویرا کے دماغ میں ہو رہے تھے۔ جلدی عطیہ اور فوٹوگرافر آ گئے، پھر اعظم بھی آ گیا۔ فوٹوگرافر اسے مسکرانے کو کہہ رہا تھا، اور یہ کام نویرا کے لیے سب سے مشکل کام ہو گیا تھا۔ ماموں اپنے گھر جانے لگے، تم ایسا کرو ان سے مل لاؤ، میں بھابھی کو کمرے میں چھوڑ کر آتی ہوں، عطیہ نے اعظم سے کہا۔ اعظم نے فکر مندی سے نویرا کو دیکھا۔ اس کی حالت بہت واضح تھی، مگر اسے تسلی دینے سے پہلے اعظم کو کچھ سماجی کام کرنے تھے۔ وہ بادل ناخواستہ چلا گیا۔ چلو سندس، میں تمہیں تمہارے کمرے میں لے چلوں۔ عطیہ باجی نے ساڑی کا پلو سیدھا کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے نویرا کو سہارا دیا تھا۔ نویرا پتھر کی ہو گئی تھی۔ لگتا ہے بہت تھک گئی ہو، صبح سے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ عطیہ کو احساس بھی نہیں تھا کہ اس نے غلط نام لے لیا ہے، جبکہ نویرا کے سر پر ہتھوڑے بج رہے تھے۔ اس نے سندس کے شوہر سے شادی کر لی تھی، وہ یہ کیا کر بیٹھی تھی؟ لینڈ لائن پر کال مت کیا کرو، لینڈ لائن لاؤنج کی سیڑھیوں کے بالکل ساتھ ہے، فون بجتا ہے نا تو اوپر نیچے بیل جاتی ہے، سندس نے کبھی اس سے کہا تھا۔ اب وہ عطیہ باجی کے ہاتھ کے ساتھ کوریڈور میں آئی تھی۔ سامنے لاؤنج کا دروازہ تھا اور دائیں طرف سیڑھیاں، ان کے بیچ میں لوہے کے سٹینڈ پر فون پڑا تھا۔ وہ وہیں رک گئی۔ موبائل پر جانتی ہو کتنا بل آ جاتا ہے؟ نویرا نے جواباً کہا تھا۔ تب سندس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ اور نویرا روزانہ گھنٹے بھر باتیں کرتی تھی۔ تم مس کال کر دیا کرو، میں فون کر لیا کروں گی، سندس نے اسے یہ سب فون پر ہی کہا تھا۔ ہاتھ میں کارڈلیس فون پکڑے اگلے ہی لمحے وہ سیڑھیاں اوپر چڑھ گئی تھی۔ نویرا نے اس کے ہر قدم کی چاپ کو سنا تھا۔ اس طرف اعظم کا کمرہ اوپر ہے، عطیہ باجی نے خواہ بتایا تھا۔ وہ اس گھر میں پہلی بار آئی تھی، مگر نقشہ وہ سندس کی زبانی بہت پہلے سن چکی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اسے اپنے قدموں کی جگہ سندس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ماریا بھابھی کا کمرہ سیڑھیوں کے دائیں طرف ہے، میرا سیڑھیوں کے عین سامنے۔ کبھی سیڑھیاں تیزی سے چڑھو تو میرے کمرے کے دروازے سے ٹکر بال بال بچتی ہے۔ نویرا نے سر اٹھا کر سندس کے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ اس کا نہیں، اعظم کا بھی نہیں، یہ تو سندس کا کمرہ تھا۔ بسم اللہ پڑھ کر آؤ، خدا تمہاری نئی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ عطیہ باجی نے دروازہ کھولا۔ وہ نویرا کی اعصابی لڑائی سے بے خبر اپنی باتیں کر رہی تھی۔ تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ وہ پیار سے کہہ کر نکل گئی اور نویرا کو کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کمرے میں نویرا کے پچھتاوے کے سائے اور سندس کی باتوں کے جن طویل ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے فرنیچر لانے سے منع کر دیا، مگر نیا بیڈ تو لے سکتے تھے نا۔ کمرے میں وہی پرانا بیڈ ہے جو اعظم نے نوکری لگنے پر لیا تھا، ہلکا براؤن اور اس پر گہرے براؤن کلر کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، جیسے کسی نے ایس کو لٹا دیا ہو۔ شاید اعظم کی نوکری لگتے میرا نصیب اعظم سے جڑ گیا تھا۔ میرے بیڈ پر 100 لیٹے ہوئے ایس بنے ہیں، سندس نے بتایا تھا۔ آج اس بیڈ کی چاروں طرف سرخ پھولوں کے گلدستے تھے، وہاں آج سیج سجی تھی۔ نویرا نے کرنٹ کھا کر دائیں طرف دیکھا، وہاں آسمانی رنگ کا پھولوں والا پردہ تھا۔ حقیقت سے دور چیزیں کتنی اچھی لگتی ہیں۔ میں اور اعظم پردوں کا آرڈر دے کر آئے ہیں، تم میرے پردے دیکھو گی نا تو لگے گا پریوں کے دیس میں ہو، سندس نے بتایا تھا۔ نویرا نے ڈرتے ہوئے نظر اٹھائی۔ چھت پر سپیوں والا ونڈ چارم لگا تھا جو نویرا اور سندس نے مل کر لیا تھا۔ نیلے کپڑے والی سنہری کرسیاں میرا تخت ہیں۔ نویرا دائیں طرف مڑی تو کرسی پر سندس کے وجود کا گمان ہوا۔ LCD کے ساتھ لیمپس رکھے ہیں، سندس کی آواز گونجی۔ پھر وہ ایک کے بعد ایک چیز دیکھنے لگی۔ ہر شے میں سندس بول رہی تھی، ہر سطح پر اس کے وجود کا احساس تھا۔ سندس دنیا سے گئی تھی، مگر اس کمرے سے نہیں۔ یہاں ہر ذرے میں سندس تھی، کمرے کی ہوا تک زندہ ہو کر سندس کی ملکیت کی گواہی دے رہی تھی۔ حالات اور کرداروں نے پہلے اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، پچھلی ذلت اور نا امیدی اس کے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی، اور اعظم اور اس کے بیچ دیوار بن کر کھڑی تھی۔
दूसरी दीवार उसकी अम्मी और मारिया भाभी की बातों ने खड़ी कर दी थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने ना चाहते हुए सुंदर के साथ बेवफाई कर दी थी। वो तो अपनी सोचों की चारदीवारी में बुरी तरह घिर चुकी थी। जब मुलाजमा खाने की ट्रे लेकर आई तो उसने देखा दुल्हन साहिबा बुरे मूड में जेवरात उतार रही हैं। थोड़ी देर बाद जब आजम आया तब तक नवीरा ने कपड़े बदल लिए थे। सुनहरी कैरियों वाला सफ़ेद जोड़ा वो हैंगर पर डाल रही थी। आजम ने सर दाग भरी। मुझे मत कहिएगा कि आपको अकेला छोड़ दूं। ऐसा करना होता तो आपसे शादी ना करता। आजम ने कफलिंग्स उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखे। वहाँ नवीरा का जेवर पड़ा था और उसके वजूद से जुदा होकर अपनी सारी कशिश खो चुका था। जिंदगी में एक ही चीज़ मेहरबान थी, वो थी तन्हाई। अब वो भी छिन गई। यहाँ तो सुंदस की यादों का मजमा लगा है। उसने अपने सूट को सीने से लगाया और आंसू अपने अंदर उतार लिए। सुंदस हमारे बीच नहीं है, हमारे साथ है। आजम नवीरा के पास आ खड़ा हुआ। जानती हूँ, इसलिए तो उससे नजरें नहीं मिला पा रही। आजम उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ा रहा था जब नवीरा तेजी से हैंगर लेकर बाथरूम में चली गई। उसका हाथ हवा में रह गया। मैंने होटल में रूम बुक किया है। मेरी छुट्टियां ज़्यादा नहीं हैं कि दूसरे शहर जाऊं। अपने शहर में थोड़ी तफरीह हो जाएगी। आजम ने नाश्ते की मेज़ पर कहा। असल में वो नवीरा को इस माहौल से दूर लेकर जाना चाहता था जहाँ उसे सुंदस नजर आती थी। रात नवीरा ने कुर्सी पर बैठकर गुजारी थी। भाई भाभी अपनी ज़िंदगी में मगन रहते थे और अम्मी ने अब हर चीज़ से इनकार करना छोड़ दिया था। मैं इतने से दिनों के लिए आई हूँ। पहले मेरे साथ वक्त गुजार लो, फिर तुम दोनों घूमते फिरते रहना। अतिया बाजी ने एतराज़ किया था। आजम सोच कर रह गया कि उसका और नवीरा का आपस में वक्त गुजारना ज़्यादा ज़रूरी है, मगर यहाँ सबको गलत फहमी थी कि उसकी और नवीरा की लव मैरिज थी। वो समझते थे कि सुंदस की ज़िंदगी में दोनों मिला करते थे और सुंदस के जाने के बाद दोनों ने एक दूसरे में आसरा ढूंढ लिया। उनके मुताबिक रिश्ता तकमील को पहुंच चुका था। टोस्ट थोड़े ज़्यादा सेक दें, नवीरा को टोस्टर वालों की आदत है। आजम ने बेख्याली में मुलाजमा को कहा जो प्लेट में हल्के सेके टोस्ट लेकर आ रही थी। अतिया बाजी मुस्कुरा कर अपनी चाय डालने लगी। आजम को एहसास हुआ कि बाकियों को गलतफहमी क्यों है। वो नामानूस थे मगर एक दूसरे से अनजान नहीं थे। बाज़-औक़ात कोई मंजर आंखों के सामने ऐसा आ जाता है जिसे देखकर शिद्दत से लगता है कि ये हम पहले देख चुके हैं। वो चंद सेकंड्स भी हो सकते हैं और कई मिनट भी। उर्फ़े आम में इसे डे जाओ कहते हैं, यानी पहले से देखा हुआ। नवीरा भी पल पल डे जाओ जैसी कैफियत का शिकार हो चुकी थी। हर चीज़ देखकर उसे यूं लगता था कि उसने सुंदस की नज़र से वो पहले ही देख लिया है। पुरानी यादें इस शिद्दत से उस पर मुसल्लत हो चुकी थी कि वो आज़म और अपने नए रिश्ते को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। आज़म ने उसे सारी रात जागते और अगली दोपहर अम्मी के कमरे में सोफे पर सोते देखा था। वो अपनी जल्दबाजी पर खुद से गुस्सा हुआ था। वो नवीरा से दूर जाकर उसको संभलने का मौका देना चाहता था, इसलिए उसने ऑफिस की एक असाइनमेंट की हामी भर ली थी। अगले रोज़ नवीरा और अतिया बाजी बाजार गई हुई थी। तब वो अम्मी के पास आया। सुबह मुझे खैरपुर जाना, एक लेबॉर्ट्री प्रोजेक्ट है। उसने चाय में बिस्किट दबोचते हुए कहा। कमर में दर्द के बावजूद उसकी अम्मी उठ बैठी। 4 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम और नवीरा खुश तो हो ना? वो एकदम फिक्रमंद हुई। ज़रूरी काम है, 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। उसने अम्मी को तसल्ली दी। अगर जाना है तो बहू को साथ लेकर जाओ। ये कोई तरीका नहीं कि आते उसे अकेला छोड़ दो। उसकी अम्मी उसके चेहरे पर उसके दिल का हाल खोज रही थी। वो साथ नहीं जा सकती। कंपनी का गाड़ी ड्राइवर है, साथ 2 लोग और भी होंगे। आज़म ने अम्मी को समझाया। उसका डूबा हुआ बिस्किट कप में गिर चुका था। सच बताओ, क्या तुमने नवीरा से शादी सुंदर से कोई वादा निभाने की खातिर की है? ऐसा क्यों लग रहा है तुम अपनी बीवी नहीं लाए, उसकी सहेली को ब्याह कर लाए हो? वो जहाँ दीदा औरत थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता उसने आईने में देखा। अतिया बाजी और नवीरा बाहर से आ रही थी और इसी कमरे की तरफ आ रही थी। अब वो इनकार करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं था। सफ़र में उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार जानकर सुस्त रखी थी ताकि वो अपनी कंपनी की गाड़ी से पीछे रह जाए। आज़म और नवीरा अपनी ज़ाती गाड़ी में थे।
کمپنی کی گاڑی میں ڈرائیور، سیلز کے 2 آدمی اور اعظم کا ایک ماتحت سوار تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیگم اور ٹیم کا آمنا سامنا نہیں چاہتا تھا۔